अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर और मैं हूं ज़रिया राजपूत। तो जनाब आज है जुम्मा, तो जुम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मा पढ़िए और उसके बाद वीकेंड की तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि आज आपका वीक डे का लास्ट डे है काम करने के लिए। और ऐसे में अपना बड़ा ऑर्गेनाइज सा वीकेंड प्लान करें, क्योंकि स्मॉक तो वहीं की वहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज आपको इसलिए तरीके से कहना चाह रहे हैं, स्पेशली लाहौर के लोगों को, क्योंकि बच्चों का भी ख्याल रखना है। बच्चों की आउटिंग जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। खवातीन का जो बाजार जाना है, क्योंकि शादियों का सीजन है, वो शॉपिंग भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और घर में आना जाना भी आपको पता है ना, कभी कभी खाला का, फुप्पो का, मामू का चलता रहता है। रूटीन हम सबकी हो जाती है। मेरा ख्याल है जो 2 दिन हम लोगों को मिलते हैं रेस्ट करने के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप के साथ भी वक्त गुजारना चाहिए, फैमिली के साथ भी वक्त गुजारना चाहिए, और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं उनमें भी हिस्सा लेना चाहिए। यही नहीं कि पूरी जिंदगी हफ्ते के जो 5-6 दिन है हम सिर्फ काम ही करते रहें, बल्कि जो फिर वीकेंड आता है उस पर मेरा ख्याल है कि अपने आप को भी रिफ्रेश। और ये बड़ी हेल्दी एडवाइस है, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है ना, वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चाहे मंडे भी बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं खुद ही कहती हूँ कि अपनी रूटीन के अंदर एक ब्रेक लेना चाहिए। वो ब्रेक आपको अगर 5 दिन बाद या 6 दिन बाद मिल रहा है, तो वो ब्रेक जरूर लीजिए, ताकि आप रिफ्रेश और एनर्जाइज होकर दोबारा से अपने एक नए वीक का नया स्टार्ट कर सके। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। अल अज़ीज़िया रेफरेंस नैब की एक ना चली, अब मेरिट पर फैसला। गेट नंबर 4 की सियासत नहीं, बिलावल भुट्टो के नून लीग पर वार। गेट पीसीबी हारिस रऊफ पर मेहरबान कार्रवाई नहीं होगी। सर्दियों में बाल गिरने से कैसे बचाएं, हल मिल गया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, जो कि हम प्रोग्राम के आगे जाकर हम फिर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आखिर में ये मामला है क्या? मैं तो बड़ा हैरान हुआ। एग्जैक्टली हम मेकअप रूम में भी यही बात कर रहे थे। बिल्कुल ऐसी। खैर, सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां अल अज़ीज़िया रेफरेंस को मेरिट पर सुनने का फैसला सुनाते हुए नैब की जानिब से केस एहतसाब अदालत रिमांड बैक करने और रेफरेंस फैसला कलअदम करार देने की सदा मुस्तरद कर दी गई है। और अदालत ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं कि हम इस रेफरेंस को मेरिट पर सुनेंगे। और इसी तनाजुर में अदालत ने नवाज शरीफ के अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर जो समाअत है वो 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है, जिसमें अमजद परवेज अपने दलाइल को जारी रखेंगे। और ऐसे में हमने ये देखा कि तहरीक-ए-इंसाफ के बानियों, साबिक चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी 5 साल की नाअहली के अदालती फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और फिर दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो पुराने सियासतदानों पर खूब गरज बरस रहे हैं। कर क्या रहे हैं, ये माइंडसेट है क्या जो पुराने तमाम सियासतदानों को वो तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। फिर अपने वालिद की जब बात आई तो उस पर उन्होंने यू टर्न भी ले लिया। तो बिलावल आखिर में सोच क्या रहे हैं, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आया। अच्छा, वैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनको पर्सनली फॉलो करते हैं। मैं खुद बिलावल को फॉलो करती हूँ, मतलब उनके ट्विटर हैंडल को भी, बहुत सारी चीजें। खैर, वो तो उनकी एक पूरी ऑफिशियल टीम है जो कि उनका ट्विटर मैनेज करती है, लेकिन फिर भी पर्सनैलिटीज को देख के ना आप खासी हद तक जज कर लेते हैं कि शायद वो चाह रहे हैं कि नए तरीके से सियासत की जाए, जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, उनको मोबिलाइज किया जाए। लेकिन जरदारी साहब, पुराने सियासतदानों से क्या ऐसी बिगड़ी कि बिलावल बयानिया भी तो बनाना है ना आगे चलने के लिए, मंशूर भी तो सामने लेकर आना है। लेकिन पुराने सियासतदानों से ऐसी बिगड़ी है कि अब वो जलसों में भी उनकी बात करते हुए हमें खूब नजर आ रहे हैं। अब शांगला का जलसे देख लीजिए, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक तरफ सियासत तकसीम का शिकार है, तो दूसरी तरफ मुआशी हालात बदतर हो रहे हैं। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी अना की सियासत कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हमने देखा। उन्होंने कहा कि जो गालम गलोच की सियासत है, टिकटॉक की सियासत है, वो हमें नहीं आती। तो ये किसकी बात कर रहे थे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात उन्होंने एंड पर की है वो गेट नंबर 4 की सियासत की है। और ये जो डायरेक्ट ये ताना है, ये डायरेक्ट बात सुनाई गई है, ये मुस्लिम लीग नवाज को ही सुनाई गई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कौमी असेंबली में भी उन्होंने अपने वालिद से भी शिकवा किया था, नवाज शरीफ से भी शिकवा किया था कि वो वाली सियासत ना करें जिसकी वजह से अब उन पर और मरियम नवाज पर एक बड़ा बिल्कुल ऐसा है। और पहले भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। बहरहाल सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वैसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आजकल तो अभी हम ये देख रहे हैं कि जो नैब की अदालतों में दरख्वास्तें हैं वो ही कबूल नहीं हो रही हैं। अल अज़ीज़िया रेफरेंस की जब हम बात करते हैं, अब ये कहा जा रहा है कि अदालत मेरिट पर इस केस को सुनेगी। आप किस तरह से देख रहे हैं? 8 सितंबर 2017 को नैब की जानिब से जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स की बात कर लें, फ्लैगशिप की बात करें, एवन फीड रेफरेंस की बात करें, ये रेफरेंसेस दायर किए गए। इन केसेस में नवाज शरीफ को सजा हुई थी। आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं, ये तमाम सजाएं खत्म हो जाएंगी उन पर से?
देखिए, अभी तो बहुत सी चीजों का इल्म नहीं है कि क्या होना है आगे जाकर और 12 दिसंबर को क्या होना है। जो मुस्तगीस है वो है नैब ने ये रेफरेंस दायर किया। नैब तो विड्रॉ हो चुका है जी। कोर्ट मेरिट पर सुनने के लिए जा रही है, तो मेरिट की बात कौन करेगा? यानी नैब आएगा और आकर बताएगा कि जो हमने इल्जाम आयद किए थे ये दुरुस्त थे और ये फलां जो चीजें थी और हमने जो इस केस में बात की थी, इस रेफरेंस में जो बात की थी वो हमारी दुरुस्त थी, और वो तो नहीं आएगा। फिर मेरिट तय करने के लिए क्या जो डिफेंस है डिफेंस के दलाल पर इत्तेफाक किया जाएगा। भले एक कंफ्यूजन बरकरार है, लेकिन उसके बावजूद एक तासुर ये बनेगा कि जनाब ऐसे नहीं है कि उन्होंने केस वापस ले लिया, इधर अदालत ने हुक्म दे दिया कि जनाब ठीक है ले जाएं इसको, जिस तरह से पहले हुआ। और अजीजिया में एक रिमार्क पहले से मौजूद है, जब ब्री किया गया था मोहतरमा मरियम नवाज को और अपना कैप्टन सफदर को, तो उसमें ये कहा गया था कि ये केस जो है खुद उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। ये रिमार्क्स मौजूद हैं। अगर ये रिमार्क्स के होते हुए फिर और आगे बढ़ाया जाता है और मेरिट तय किया जाता है, तो मेरिट में तो यही बात आएगी कि जनाब ये तो पहले से तयशुदा है कि वो उनके ऊपर इल्जाम साबित नहीं हुआ था। लेकिन ये जो रेफरेंस बनाए गए थे उस वक्त भी नेक नियति या बदनियति का हम नहीं कहते हैं, लेकिन बहरहाल एक प्रेशर मौजूद था कि इनको किसी भी हालत में सियासी अमल से बाहर करना है, तो कर दिया गया था। अब वापस लाने के लिए उसी तरह से जो है राह हमवार हो रही है, तो अब अदालत के हाथ में क्या है? अदालत दलाइल की बुनियाद पर फैसला करेगी ना। अदालत के सामने कोई साबित करने वाला होगा कि जनाब हमारा ये इस्तदलाल जो था ठीक था, दुरुस्त था, हमने ये इल्जाम लगाए थे, तो कोई भी नहीं होगा। इसलिए कि नैब तो हाथ उठा चुका है। नैब ने तो कह दिया है कि भाई हम इसका वो नहीं करते, हम वापस लेते हैं या हम इसका दिफा नहीं करेंगे। तो चले अब मेरिट की तरफ जाएं, तो मेरिट कौन आकर बताएगा कि ये मेरिट है जी। अच्छा लगारी साहब, ये जो आपने सवाल छोड़ा ना कि मेरिट कौन आकर बताएगा कि ये मेरिट है, यही अवाम भी जानना चाह रही है। दूसरी बात ये कि अगर नैब के केसेस इतने स्ट्रांग नहीं थे और नैब के पास कोई शवाहिद नहीं थे जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन बेहतर नहीं हो पा रही है, तो इस तरह तो सियासतदानों का जो मुस्तकबिल है, सियासी मुस्तकबिल है, उसमें बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं। और फिर जब इदारे अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से इन्हीं सियासतदानों को वापस लाने की कोशिश कर रहे होते, तो अपने वोटर को, सपोर्टर को कायल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रही हूँ, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, इसमें दीगर और सियासी जमातें भी शामिल हैं। तो कोई ये केस तो नैब पे भी बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नैब इसकी जवाब देकर हमारा ख्याल ये है कि नैब जो है ये जब कायम किया गया था उसके पेश नजर ये था कि एक सियासी इंजीनियरिंग के लिए एक ऐसा इदारा बनाया जाए जिसमें सियासतदानों के कान मरोड़े जा सकें। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पंजाब के एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी हमें बराह रास्त जाना है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ गुफ्तगू कर रहे हैं। माशी इक़्तिसादी लचक के खिताब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कराची में इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब मुनाकिद की गई है, जहां पर इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब इस वक्त तकरीब से मुखातिब हैं। बराह रास्त मुनाज़िर आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं कराची से, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से, जहां निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। Vision changes aim to simplify participation in government securities auctions, diversify the investor base, lower borrowing costs, and enhance transparency. I will also like to appreciate if the market participants take their due part in the first primary auction of government Ijra Sukuk through PSX platform. Especially encourage the participation of retail investors. This is the collective responsibility of the Exchange Pakistan Stock Brokers Association, Security and Exchange Commission of Pakistan, and all other market participants to promote this upcoming primary market auctions. Your participation will contribute to making this event a remarkable achievement for the entire market ecosystem. Stock exchange is a dynamic force, a heartbeat that resonates with the aspiration of businesses, investors, and the broader community. Today, as we ring the gong, we herald not just market transactions, but a symphony of progress
and prosperity. Initially, Pakistan's economy faced multiple challenges at the start of financial year 23-24, but Pakistan's economy faced multiple challenges at the start of financial year 23-24, but the GOP tried to solve the structural and macroeconomic issues which helped to improve the economy. I would like to thank the effort of all stakeholders to bring our economy back on track by lowering the exchange rate of dollar from all-time high of approximately 307 on September 5th, 2023 in the interbank market to around 284 today. This helped to bring the inflation down to 29.23% on YOY basis for the month of November 2023. Investors regained their confidence after government's successful signing of the IMF standby agreement, execution of the financial year 2024 budget, and improvements in fiscal and external accounts. These positive developments have significantly contributed to a favorable economic outlook. Alhamdulillah, this bullish sentiment was possible due to the improved economy and especially the participation of foreign investors due to low price earnings ratio, high dividend yield and stabilized exchange rate, pushing the KSE 100 to surge to 40% since early September, reaching an unprecedented level. In the realm of finance, the capital market serves as a catalyst for innovation, entrepreneurship, and growth. It provides fuel to business to expand, create jobs, and contribute to overall development of society. As a part of federal government, we are committed to fostering an environment that nurtures and sustains this growth. In this era of rapid change, the resilience of our capital market becomes even more critical. It acts as a stabilizing force, absorbing shocks and steering our economy towards stability. We must continue to embrace innovation, enhance regulatory framework, and ensure transparency to fortify the foundation on which our capital market stands. The gong we sound today echoes not only these walls, but across the financial corridor of our nation. It signals our commitment to fostering an inclusive and robust financial ecosystem, one that welcomes diverse voices and ensures that the benefits of economic prosperity are shared by all. As we celebrate this ceremony, let us reflect the journey that brought us here, and we look forward to opportunities that lie ahead. Today, let us continue to build a capital market that not only reflects the strengths of our economy, but also embodies the values of fairness, integrity, and sustainability. Thank you, and may the resonance of this gong reverberate through the prosperity of our capital market and the well-being of our nation. I thank you all. इस वक्त कराची से ये तकरीब आप बराह रास्त मुलाजा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब इस स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। रोज बरोज जैसे आप खुद भी देखते हैं कि हम लोग ब्रेकिंग अनाउंस कर रहे होते हैं कि वक्त इंतहाई मुस्तहकम हमें दिखाई दे रही है और नफसियाती हदें उबूर करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी शुक्रिया अदा करते हुए हमें नजर आए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के शुरका का और यहाँ के बोर्ड मेंबर्स का। यहाँ तक कि उन्होंने अस्करी क़यादत की भी काविशों को सराहा जिन्होंने इकोनॉमी को मुस्तहकम करने में अपना बेहद अच्छा किरदार अदा किया। वहीं पर उन्होंने डॉलर रेट के हवाले से भी बात की कि हुकूमती काविशों से अगर देखा जाए तो डॉलर जो है वो इस वक्त 284 पर ही हमें मुस्तहकम नजर आ रहा है। बिल्कुल, और उनका ये कहना है कि हुकूमती कोशिशों से ही ये तमाम तर चीजें मुमकिन हो पाई हैं और सरमायाकारों के लिए भी स्टॉक मार्केट ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पर तमाम लोगों को इन्वेस्ट भी करना चाहिए। बहरहाल एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। लगारी साहब, हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। जिस तरह से ज़रिया भी ये कह रही थी कि जो डैमेज फिर तमाम सियासी जमातों को पहुंच जाता है नैब की इन कार्रवाइयों के हवाले से, तो नैब को तो पूछने वाला फिर कोई नहीं रहा। मैं वही अर्ज कर रहा था कि नैब जो है वो
एहतसाब का इदारा नहीं है, वो एक सियासी इंजीनियरिंग का, इंतखाबी इंजीनियरिंग का इदारा है। वो लोगों के बारे में फैसले करता है और उन पर अमल दरामद भी नहीं होता है। ये आपको मैं बताता चलूं कि एक पंजाब के एक साबिक वजीर आला को सजा हुई और बहुत बड़ी सजा हुई, लेकिन वो एक दिन भी जेल नहीं गए थे। मेरे ख्याल में कोई मुख्तलिफ मुकदमात में कोई सजा 40 साल तक चली गई थी। एक और सिंध में एक वजीर थे, उन्हें सजा हुई और उन्हें कई केसेस में सजा हुई, लेकिन वो एक दिन भी जेल नहीं गए। एक रास्ता खुला हुआ था कि जने आए प्ले बार्गेन करें, पता नहीं किया नहीं किया, हुआ नहीं हुआ। या फिर एक और साहब ने अलग ऐलान जो कहा था कि जी हाँ मैंने करप्शन की थी थोड़ी बहुत और ये हुआ था कि हमने कुछ पैसे बचा लिए थे, तो फिर जब उसी बंदे ने वो बैरून मुल्क ये बयान दिया था, जब वतन वापस आए तो बस कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जाकर हुक्मरान वक्त के हाथ चूमे, उनके हाथ पर बैयत की और फिर एक वजारत दी गई। फिर ऐसी वजारत दी गई कि जनाब वो पूरे मुल्क के थाने भी उनके हवाले और पूरे मुल्क का जो है बिजली और पानी भी उसके हवाले हो गया। ये इस मुल्क का जो है वो रहा है कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब का इस्तेमाल कर, नैब को बंद कर देना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं हुआ है पाकिस्तान को, सवाए नुकसान के। ये सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बनकर रह गया तो है। सर सियासी जमातों को इस बात का इदराक कब होगा? होता जरूर है, लेकिन जब वो अपोजिशन में होती हैं, हुकूमत में आते साथ ही फिर वो भी नैब को अपने लिए इस्तेमाल कर रही होती हैं। मिसाकी जमहूरियत, मिसाकी मईशत तो हम सुनते हैं, लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कि इस मामले पर भी मिसाक हो जाना बहुत जरूरी है, वरना सियासी जमातों का मुस्तकबिल ताबनाक हो जाएगा। और अभी भी क्या कहते हैं, कुछ अच्छा रहा नहीं है, कुछ अच्छा बचा नहीं है इतना। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही है। और जब 18वीं तरमीम की जा रही थी तो उस वक्त बहुत सी चीजें जो थी बहस में थी। जब इनसे कहा जा रहा था कि आर्टिकल 62, 63 में जो जनरल ज़ियाउल हक ने खलीफतुल मुस्लिमीन या सहाबा का जो मयार मुकर्रर किया है वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, या किसी भी सोसाइटी में मुमकिन नहीं है कि ऐसे लोग पैदा हो जाएं। लेकिन मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग इस बात पर राजी नहीं हुई थी। उन्हें अंदाजा था कि ये हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और फिर उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ ये आर्टिकल। और फिर इसी तरह से नैब को खत्म करने की बात की गई थी, तो इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि नहीं, नैब के इदारे को खत्म नहीं होना चाहिए। मैं नैब का इदारा साहब का कोई इदारा मौजूद है ना आपके पास, वो जो है फाल बनाए ना, वो काम करें, तो उसी से आपका काम हो सकता है। दुनिया में इस तरह के इदारे मौजूद हैं। ये कहाँ इस तरह का इदारा जो है जो बाकायदा करप्शन प्रमोशन का काम करता है, करप्शन को उसने खत्म तो कभी भी नहीं किया है। ठीक है लगारी साहब, अभी बिलावल भुट्टो की बात कर लेते हैं। जिस तरह से वो बार बार बात करते दिखाई देते हैं और उस चीज को रिपीट टेलीकास्ट पर उन्होंने रखा हुआ है, जो सियासी बाबों की पुरानी सियासत की वो बात कर रहे हैं। जब हम तमाम पार्टी के लीडरांस को देखते हैं, खुद उन्हीं की पार्टी में आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं, हम नवाज लीग की तरफ देखते हैं तो नवाज शरीफ की बात करें, वो भी अब उम्र रसीदा हो चुके हैं। बानिए PTI की बात करें तो वो भी अब उम्र के इस हिस्से में मौजूद हैं। तो तमाम जो सियासी क़यादत, मौलाना फजलुर रहमान की बात करें तो जो नौजवानों की क़यादत करने के लिए बिलावल जो स्टांस ले रहे हैं, आपको लग रहा है जो नौजवानों के नुमाइंदे वो बनना चाह रहे हैं, उन्हें भी कुछ और बात करनी पड़ेगी, कोई इनकलाबी बातें करनी पड़ेंगी, फिर ही यूथ उनकी तरफ आएगी? मेरे ख्याल में यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए शायद उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया है कि पुराने बाबू के खिलाफ बात करें। पुराने बाबू में जो मीडिया ने और सियासी मुखालिफिन ने जिस तरह से इनके वालिद को टारगेट किया है, ऐसी तो कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो फिर क्या जब इतने % कहा जाता रहा तो क्या उन्हें भी सियासी अमल से बाहर होना चाहिए? तो इस पर तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये नहीं है कि आप, असल बात यह है कि जो गलत काम है वो कोई भी न करे, और सियासत में आप यूथ को अट्रैक्ट करने का ये तरीका नहीं है। उन्होंने कल बहुत सी चीजों का ऐलान किया जो यूथ के लिए थी, वो कारआमद हो सकती हैं, लेकिन ये बयानिया जो है इसका मतलब क्या है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ और इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान और उनके वालिद साहब की उम्र में 1 साल का फर्क है। मौलाना फजलुर रहमान 1954 की पैदाइश हैं और अपना आसिफ अली जरदारी साहब 1955 की पैदाइश हैं। वो 1 साल बड़े। हालांकि मेरी और जरदारी साहब से जब बात हो रही थी वो कहते थे नहीं, मौलाना फजलुर रहमान जो है मुझसे छोटे हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो आपसे 1 साल बड़े हैं। ये एक बात ऑन द रिकॉर्ड हुई थी, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। तो मौलाना फजलुर रहमान भी अब जो है इस साल वो 70 में चले जाएंगे और जरदारी साहब अभी अगले साल जाएंगे 70 में,
और मियां नवाज शरीफ और इमरान खान आगे जा चुके हैं। क्या इन 4 लोगों को सियासत से फारिग करने से आपका मसला हल हो सकता है? लेकिन सर एक यंगस्टर की हैसियत से देखा जाए तो बिलावल जैसे जो सियासतदान आना चाह रहे हैं आगे और मुस्तकबिल में यूथ को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए तो क्वेश्चन मार्क है ना कि कहीं पर एक 70-72 साल उम्र का शख्स जो है वो यूथ को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है, यूथ उसको फॉलो कर रही है, उसको वोट देना चाहती है। हमने देखा है मुख्तलिफ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, वहीं पर एक शख्सियत जो है जो कि वाकई एक यंग लीडर है, उनको इस किस्म की सियासत का सामना करना पड़ रहा है जो उनके फोर फादर्स जो उनके बड़े करते आए हैं, उन्हें भी तो अपनी सियासत को आगे लेकर चलना है ना। नहीं, जरूर चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रोग्राम होना चाहिए आपके पास कि यूथ के लिए आपका प्रोग्राम क्या है, क्या यूथ आपके कैसे शामिल होंगे इस धारे के अंदर जो आपका इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत है उसको यूथ को कैसे आप इस तरह बनाएंगे कि वो मुल्क को मुस्तहकम कर सकें, अपनी जात के अलावा मुल्क को भी करे काम कर सकें। सियासत में यूथ का क्या किरदार है ये तय करना चाहिए। अच्छा चलें, आपको अगर ज्यादा वो है कि जी हम ये तय करते हैं कि इस उम्र के लोग जो हैं वो इस असेंबली में और इस उम्र के लोग जो हैं वो किसी और असेंबली में जाएं और एल्डर असेंबली आप बना दें, कुछ भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है वो नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए बुजुर्गों को आप जो है लताड़ना शुरू कर दें। मेरा ख्याल है नौजवानों के अंदर बहुत सी अच्छी चीजें हैं, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, उनका इल्म है, उनका नॉलेज है, उनके स्टडीज हैं, लेकिन एक यूथ ऐसी भी आई है जिसकी तरफ उन्होंने खुद इशारा किया है कि गालम गलोच, बिल्कुल बिल्कुल टिकटॉक वाली जो उन्होंने बताया एक वो जनरेशन एक पैदा की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड इन पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर से गुफ्तगू करेंगे और जहां हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे नज़ीर लगारी साहब के साथ कि नैब के स्टांस के हवाले से कि नैब के इदारे को जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कब ये तमाम सियासी जमातें इस तमाम मामले पर भी इकट्ठा होंगे, क्योंकि जितना नुकसान नैब की जानिब से फिर पहुंचाया गया, जिस तरह से केसेस बनाए गए और अब जिस तरह से नैब खुद ही उन तमाम केसेस को वापस ले रहा है, तो एक सवालिया निशान तो जरूर मौजूद है नैब की कारकर्दगी पर। तो आने वाले दिनों में अब जो भी मुंतखब हुकूमत होगी वो नैब के मामले पर क्या स्टांस रखती है, उनके मंशूर में नैब के हवाले से क्या फैसले लिए गए हैं, ये शायद क्लैरिफिकेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तमाम पर हम बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज संदेला साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। परवेज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे नैब के इशू को लेकर, नैब नून लीग ने बनाया था और नैब का जिस तरह का इस्तेमाल आज तक होता आया है, या अगर नून लीग ने नहीं बनाया कहीं ना कहीं वो रिफॉर्म्स में शामिल रहे हैं, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं कि नैब सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी नून लीग के अगेंस्ट ही हुई है, आज जिस तरह से केसेस वापस हो रहे हैं, आने वाले अब मंशूर में आपको लगता है कि एक ठोस इकदाम उठाया जाएगा, नैब को किसी ना किसी तरह उसमें रिफॉर्म्स किए जाएं या उसको खत्म करने की जो बातें की जा रही हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और इस बात का भी शुक्रिया कि आपने नैब को नून लीग के खाते में डालने की कोशिश की और फिर आपने कवर भी किया, और मुझे डर था कि अगले फेस में कहीं 99 वाला मार्शला भी नून लीग ने लगाया। नहीं, आप ये भी ना कह दें सारा कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है जी। ये इस तरह कह लें नून लीग के लिए बनाया गया, नून लीग के लिए बनाया था, बल्कि सियासतदानों के लिए बनाया था। उस वक्त नून लीग नहीं थी, उस वक्त रानी शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थी, और मुशर्रफ साहब ने प्योर बनाया इसलिए था कि सियासतदानों को अपने कंट्रोल में कर सके। चौधरी शहजाद साहब के बारे में बताया जाता है कि उनके जब के घर पे गए थे तो उन्होंने कहा था जी कि वाशरूम की जो टाइलें लगी है यहां से हिसाब देना शुरू कर दें कि ये कहां से आई हैं। तो फिर क्या चॉइस रह जाती है। और फिर ये जो अभी नून लीग के साथ हुआ है, ये अभी 2016-17 वाला, उसमें भी नैब का जो किरदार है, वो जो हीरे ढूंढ के लाए गए, वो जो JIT बनाई गई, व्हाट्सएप मशहूर JIT है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी वापस चलते हैं, जो आप कह रहे थे कि ये एक मेरे ख्याल में गलती थी सियासी तौर पर। अगर उस वक्त कहा जा रहा था कि इसको नैब को खत्म कर दिया जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब और PMLN का मौक़िफ़ ये था कि ये मैसेज जाएगा कि शायद हम अपने केसेस खत्म करने के लिए अपने आप को, क्योंकि हमने कोई जुर्म किया नहीं है, हमने कोई ऐसा कुछ किया नहीं, तो हमें इससे क्या प्रॉब्लम है, तो वो एक कहा। लेकिन अभी मेरे ख्याल में अभी जैसे आप बताया कि मंशूर कमेटी में शामिल है कि इस
इस काले अदारे को और इस जिसने पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये जितनी जल्दी हो सके ये अदारा खत्म होना चाहिए। जितने मॉरल ग्राउंड पर आप सोच रहे हैं नैब को लेकर कि आपके केसेस लोगों को ये तासुर जाएगा, आप लोगों के केसेस खत्म हो जाएंगे, तो नैब तो फिर इस हिसाब से हर सियासी जमात को अगर फिर बाहर कर देता है हर 5 साल बाद या इस तरह की कोई हरकत कर देता है तो वो तो मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। उस पर मेरा ख्याल है इतना सख्त स्टांस अगर मुस्लिम लीग नून ले ले तो वो तो पाकिस्तान के फायदे में। मेरे ख्याल में मंशूर जो आज कल में आने वाला है उसमें इरफान सिद्दीकी साहब के साथ मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था तो उनसे ये पूछा था, उन्होंने कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं और अगर हम हुकूमत में आते हैं तो मेरे ख्याल में ये मंशूर कमेटी में 2-4 दिन में ये चीज वाज़ेह हो जाएगी, आ जाएगी और मेरे ख्याल में इसमें को मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत में आएगी तो खत्म होना चाहिए और वो खत्म करेंगे। और अब देखें फिर यहाँ पे अगर आप दूसरी किसी पार्टी के लीडर को कोर्ट ना करें तो ज्यादती को आसिफ जरदारी से कहा था कि ये पाकिस्तान साथ चल सकते नहीं और ये वाकई नहीं चल सकते, ये साबित हो गया है कि ये नहीं चल सकते, तो आने वाले वक्त में ये खत्म होने जा रहा है। ठीक सर, वैसे इस पे हमने मजीद भी बात करते हैं क्योंकि हमने ये भी देखा है कि एमक्यूएम भी इस मामले पर आपके साथ चलना चाह रही है। बहरहाल एक अहम खबर है वो अपने व्यूअर्स के साथ जरूर डिस्कस कर लेते हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं हर रोज नई तारीख रकम हो रही है और स्टॉक मार्केट पहली बार 65,000 पॉइंट्स को भी क्रॉस कर गई है। कारोबार शुरू होते ही इंडेक्स में 453 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स 65,171 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है और ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीख में पहली बार हुआ है कि 100 इंडेक्स 65,000 की नफसियाती हद को भी आज अबूर कर गया। बिल्कुल स्टेबिलिटी हमें देखने में नजर आ रही है, मुस्तहकम होते हुए हमें ये मार्केट नजर आ रही है। कुछ देर पहले अभी हमने देखा कि अनवारुल हक काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो भी एक तकरीब से मुखातिब थे और उन्होंने स्टॉक मार्केट की काविशों को न सिर्फ सराहा बल्कि मजीद हौसला भी जो है वहां के शुरका को फ्राहम किया। बैक टू डिस्कशन अगेन, संदेला साहब हमारे साथ मौजूद है। संदेला साहब, बात हो रही थी नैब के हवाले से, तो मैं यही कह रही थी कि आपने कहा ना कि जरदारी साहब इस हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन अभी जब हाल ही में फारूक सत्तार साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई है पार्टी की, तो कहा यह जा रहा है कि वो भी नैब वाले मामले पर अपना ताउन फ्राहम करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग काफ जो बची कुची मुस्लिम लीग काफ है वो भी इस पर आपके साथ चलेगी, पेशरफ्त करेगी, अगर नैब वाले मामले पर आप लोग समझते हैं कि इसका खात्मा होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगी। अब देखिए उनकी तो सबसे ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सब जमातें देख चुकी हैं कि ये एक्सपीरियंस हो चुकी है। और देखें उनकी जाती मुश्किलात, मियां मोहम्मद नवाज से सब जब लंदन में मुलाकात होती थी ना तो वो अपने बारे में कम फिक्रमंद होते थे, उन पर जो जुल्म और ज्यादतियां उस पर कम बात करते थे। लेकिन पाकिस्तान की अवाम के साथ देखें, जब ये खबर मिलेगी ना किसी मुल्क के लीडर को जिसने अपने हाथों से ईंटें रख रख के मुल्क बनाया होगा कि वहां की अवाम इस वक्त इस हालत में है कि मोटरसाइकिल और जीवर बेच के बिजली के बिल दे रहे हैं, तो तकलीफ और दुख होगा। और उसके पीछे ये बहुत बड़ा नैब का हाथ है, ये नैब खत्म होगा और इस पे तमाम जमातें मुतफिक होंगी। चलें संदेला साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने खुद ही नाम ले लिया, तो अब तमाम जमातों से अलायंसेस हो रहे हैं, तमाम जमातों से बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों नहीं, या इन फ्यूचर आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ सकते हैं, बैठकर बात कर सकते हैं इस मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, या फिर वो जो -1 वाला फॉर्मूला है वो ही होगा पीटीआई से फिर ही को बात होगी? देखिए, अब पहली बात तो यह कि हमें डिसाइड करना कि कौन सी तहरीक इंसाफ, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ की भी तो मतलब तादाद जो है वो डिवाइड हो चुकी हुई है। और दूसरी बात ये सियासी जमातें शायद अब भी देखें, इनकी जो सियासत है 35-40 साल की सियासतदान है, ये अब भी हर जमात से बात करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के कायद की तरफ से कोई बात करने के लिए तैयार होगा? वो तब तैयार नहीं हुए थे जब हिंदुस्तान ने हम पर हमला कर दिया था, जहाज उनका हमने मार गिराया था, उनका हमने पायलट पकड़ लिया था, दुनिया भर का प्रेशर था, पाकिस्तान की पूरी अपोजिशन जमातें जाकर बैठ गई थी, वो तब साथ नहीं बैठे थे तो कब बैठ जाएंगे? ये पाकिस्तान की जमहूरी सियासी जमातों की तरफ से सवाल नहीं है, ये वहां पर है कि क्या खान साहब बैठेंगे साथ आकर, क्या वो मुल्क की खातिर बैठेंगे? और अगर वो बैठ जाएंगे, इनके साथ बात करेंगे तो उनको तो फर्क पड़ गया हो, शायद कोई उनके जो आप लोगों के हवाले से ख्यालात हैं वो तब्दील हो गए हों, मुल्क के लिए कुछ सोच रहे हों, मिल बैठने की बात सोच रहे हों, आपको लगता है? अच्छा, आपको मैं एक बात की बात बताऊं, ये मैं भी ऐसे सोच रहा था कि शायद 2-4 महीने के बाद जब वो मीडिया के सामने आएंगे या मीडिया उनके सामने जाएगा तो कुछ इस किस्म की हमें को खबर मिलेगी। लेकिन ये 2-4 दिन पहले आपने देखा को मीडिया को इजाजत ही ओपन उनका जो उसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो पहले से भी अग्रेसिव की है। बल्कि मैं हैरान हो गया कि उन्होंने कहा कि ये जो 9 मई वाला वाकया है ये नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के किया है। तो मैं सोच रहा था कि क्या नवाज शरीफ के पास कोई
ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने वहां से बैठ के खान साहब के दिमाग में डाउनलोड किया और खान साहब के मुंह से वो तमाम बातें निकली जो हमने सुनी, वो नवाज साहब आप कह रहे हैं वो पहले इतनी सख्तियां झेल रहे हैं, वो मजीद कहीं और का नाम ले ताकि जो सहूलियत मिली ना वो भी ले ली जाए। नहीं, वो सहूलियत उनसे नहीं ली जानी, लीजिए उनको वो देसी कुकड़ी, देसी मुर्गी सब देना चाहिए, क्योंकि देखें उस देसी मैं नहीं उतरवाएंगे, नहीं मैं एसी नहीं उतरवाएंगा, मैं तो कह रहा हूं देखें आपकी स्टॉक मार्केट आप अभी खबरें पढ़ रहे हैं, कहां पर है, फर्क क्या है इस पाकिस्तान में इस वक्त? खान साहब सड़कों पर नहीं है, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट सब चीजें बेहतर हो रही हैं, तो देसी कुकड़ी देकर अगर आपका मुल्क आगे जा रहा है तो इस तरह से तो फिर बातें फिर नवाज शरीफ साहब के हिसाब से बड़ी मशहूर हैं कि उन्हें भी पायशे बड़े पसंद हैं, वो भी बड़ी देसी खुराकें खाते हैं, और तमाम लोगों को जितने भी सियासतदान जेलों में रहे हैं उन्हें ये तमाम वीआईपी प्रोटोकॉल तमाम लोगों को ही मिलते हैं, तमाम सहूलियत मिलती रही हैं। ये आप कह सकते हैं, लेकिन हमें तो यही पता है कि उनका एसी उतार दिया था, घर का खाना बंद कर दिया था, हमारे पास तो यही इत्तला है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी इत्तला है, अगर ऐसी इत्तला होती ना तो खामोशी से आप लोगों ने भी नहीं बैठना था, ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं बिल्कुल भी, देखें क्यों नहीं, देखिए कहां यहां पे चले गए, भरे जलसे में ये ऐलान किया गया अमेरिका में अपने लोगों को खुश करने के लिए, जहां पर चाहिए तो ये था कि बताया जाता कि हमने पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट लेके गए हैं, पाकिस्तान में हम क्या अच्छा करना जा रहे हैं, हम लोग कश्मीर आजाद करवाएं, लेकिन वहां पर क्या बताया गया, एसी उतार देंगे, राणा साहब को मूंछों से पकड़ के अंदर कर देंगे, हनीफ अब्बासी को छोड़ेंगे नहीं, तो ये सियासत से इससे आगे जाना चाहिए। चले एक और इल्जाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर कि गेट नंबर 4 की जो सियासत है वो आप लोग नहीं छोड़े हैं, और स्पेसिफिकली बिलावल बार-बार नाम लेकर कह रहे हैं, आप लोगों की तरफ से तो उस तरह से बाउंस बैक हम देख रहे हैं अभी तक नहीं किया जा रहा बिलावल पर, लेकिन वो बड़े फ्रंट फुट पर हैं इस वक्त, और वो बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जो गेट नंबर 4 की सियासत है वो आप लोग नहीं छोड़े हैं, उन्हें मौका नहीं मिला उसका, या फिर अब वो दूसरे कार्ड्स खेल रहे हैं? नहीं जी, देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना गेट की सियासत कर रही है, जो हर पाकिस्तान का घर का दरवाजा है उनकी सियासत कर रही है, उनके लिए सियासत कर रही है, उनको आगे ले जाने के लिए सियासत कर रही है, स्टॉक मार्केट को बेहतर करने के लिए, अगर आने वाले वक्त में हुकूमत आती है तो डॉलर को बेहतर करने के लिए। आसिफ अली जरदारी साहब के साहबजादे हैं ना, उनको उनके दोस्त यार बताते रहे कि आप अगले वज़ीर आज़म हैं, और जब वो प्रैक्टिकली इसमें आ रहे हैं तो उनके हाथों से सिंध जा रहा है, असल में वो बचाने की सिंध कोशिश कर रहे हैं, वो इस अग्रेसिव पन में इसलिए सब कुछ कर रहे हैं कि यार जो करना कर लें, आप जीडीए को साथ मिला रहे हैं, आप एमकेएम को साथ मिला रहे हैं, आप जेयू को साथ मिला रहे हैं, आप तो हमारे हाथ से सिंध लेके जाने वाले हैं, तो वो है ना, तो ज्यादती तो है, लेकिन सियासत यही है ना कि अगर आप सिंध में 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं और सिंध में आपको सखर तक मोटर 3 बार वज़ीर आज़म तो आपकी भी पार्टी लीडर रह चुके हैं जी, 3 दफा आप हमसे हिसाब ले ले, 3 दफा का हम आपको वही तो मांगा था, वो तो दे नहीं रहे हो। नहीं बिल्कुल दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे आपसे हिसाब को देखें, हम तो हिसाब देते हैं अपना, लेकिन जब आपसे सबूत मांगे जाते हैं, लाएं सबूत जी, आप नैब वाले सबूत लेके आए, फिर उस वक्त के वाजिद ज़िया साहब क्या फरमाते हैं जी, मियां साहब का तो कुछ नहीं मिला है, ये आज भी स्टेटमेंट 2018 की याद है, आप किसी गूगल करके देख लें, उस वॉल्यूम 10 में क्या था, कभी निकला नहीं, कुछ होता तो जरूर निकलता, भी पता करने की कोशिश नहीं की, कुछ होता तो जरूर निकलता। दो दोस्त चले ना खाना खाने के लिए, तो जिसके पास पैसे नहीं ना होते वो सबसे ज्यादा हाथ मारता, वो मैं देना, लेकिन होता कुछ नहीं है सर, तो इसी तरह वॉल्यूम 10 में भी कुछ होता तो वो जरूर निकला। मिल तो क्या कहते हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ भी कुछ नहीं रहा ना, आसिफ जरदारी के खिलाफ भी कुछ नहीं मिला, सरे महर को रगड़ते रहे लेकिन कुछ भी नहीं मिला, बानी तहरीक इंसाफ जो है उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। आप ये सोशल मीडिया बराबर है, उनके वो बयानात बड़े हैं जिनकी वजह से वो अंदर है। बयानात की बेसिस पर अगर आपने क्या कहते हैं ट्रायल करना है तो नवाज शरीफ साहब की गुजरावाली वाली तकरीर जो है वो आपको याद होगी जी, बिल्कुल याद है, उन्होंने जो कहा था वो आज एक चीज साबित हुई है, उन्होंने जो नाम लिए थे, वो जो बाजवा साहब का जो नाम लिया था उन्होंने, तो वो बाजवा साहब खुद कह रहे हैं हमसे गलती हुई, आखिरी तकरीर देखी उनकी, उसमें उन्होंने कहा जी हमसे ये गलती हुई, हमसे हमें ये नहीं सब करना चाहिए था, तो मियां साहब ये कहते थे, खान साहब ने कहा कि मैंने लेकर आऊंगा कोर्ट तक, फिर आपको लगता है कि जाना चाहिए किसी को? मैं तो कह रहा हूं जी उनको कोर्ट लेकर आए, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, वो आए और बताएं 2016-17 में उन्होंने क्या किया इमरान खान साहब को इक्तदार में लाने के लिए, वो कैसे इमरान खान साहब को इक्तदार में लेके आए, वो कैसे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के घर पे गए और कहा जी कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर मरियम नवाज और नवाज की सियासत। साहब आप फिर यहां पर समझते हैं, जैसे अब आप कह रहे हैं कि बाजवा साहब भी कह चुके हैं उनकी बड़ी गलती थी, दूसरी तरफ हम नैब को देखते हैं, नैब कहता है जी ये केस वापस कर दें, हमारे पास तो शवाहिद ही नहीं है, तो फिर ये सियासी जमातों की नाअहली है, जो कि हुक्मरानी तो सियासतदानों की है पाकिस्तान पर, वजीर आजम को हुक्मरान होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं फिर कुछ स्टांस लेते नैब के खिलाफ, क्यों नहीं स्टांस लेते फिर ऐसे आर्मी चीफ के खिलाफ जो फिर इस तरह के जो इसको हम कहें कि
अब इसको या फिर वहां जाते हुए पर जल जाते हैं? नहीं, पर नहीं जल जाते। देखें, जब किया जाता है तो फिर रिजेक्टेड की ट्वीटें आ जाती हैं और फिर मसाइल जो है बढ़ जाते हैं। फिर जब हमसे सवाल करते हैं कि जी अगर ये सब कुछ करना था तो प्रवेश शीर साहब आपको क्यों हटाया, मुशाहिदुल्लाह खान साहब अल्लाह जन्नत में घर करे, उनको तारक फातिमी तो कह रहे जी कि अगर ये हम 4 लोगों को ना हटाते तो हमें शायद 1.5-2 साल और भी ना मिलते, और ये जो बिजली जिसमें बैठे आप एंजॉय कर रहे हैं ये हम लोग शायद क्लियर ना कर। मेरा सवाल ये है, हमने ट्विटर की बात की ना, ट्विटर पर आप कह रहे हैं ट्विटर की सियासत को भी बड़ा सीरियस लिया जाता है, ठीक है ना, जो अब एक्स पे कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना, उसमें एक सियासतदान भी तो एक्स डालने की कोशिश कर रहा होता है ना। कल भी जो पीटीआई के स्पीकर पंजाब असेंबली थे उन्होंने भी स्टेटमेंट ट्विटर पर ही जाके दी। आप लोगों ने कोई ऐलान करना होता है तो ट्विटर पर जाकर करना होता है, फिर अगर वहां पर रिजेक्टेड या सिलेक्टेड की ट्वीट होती है तो उसको भी एक्सेप्ट किया करें। जी बिल्कुल, एक्सेप्ट करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन ट्विटर पर ये चीजें, फैसले ट्विटर पर तो नहीं होने चाहिए ना। सुनाए तो वहीं पे जाके। अगर ट्विटर पर ही इतने बड़े अदारे के जो नुमाइंदे हैं, जो अगर वो ट्विटर पर आके बताएंगे तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किलात तो पैदा होती हैं। सर तभी तो बोट्स वाला मामला शुरू हुआ था। बोट्स वाला मामला आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो बोट्स भी जेल में कैद हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत कम है। ठीक है। अच्छा संदेला साहब, एक वक्त हुआ करता था जब जीटी रोड पर हम देखते थे मुस्लिम लीग नून की हुक्मरानी हुआ करती थी। आज बड़ा टफ टाइम अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी मिल रहा है विद इन पंजाब, और उसको कंपेयर इसलिए किया जा रहा है कि हर जमात से कोशिश की जा रही है किसी ना किसी तरीके से अलायंस हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुकाबला फिर आपका तगड़ा मुकाबला होगा, या आप किससे देख रहे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि आपको पंजाब में टफ टाइम देगी? अभी तक तो ईमानदारी से मैं बताऊं तो मुझे कम से कम मैं पिछले भी दिनों जब हम लोग मियां साहब के साथ आए थे यहाँ पर बैठ के, हमने नसरुल्लाह मलिक साहब के साथ प्रोग्राम किया था, तो तब भी मैं महीना रह के गया हूं, मुझे तो कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी होता नजर आ ही नहीं रहा। पाकिस्तान अगर होता नजर आ रहा तो हमें सियासी जमातों के हेड ऑफिस बिजी हो, मसरूफ हो, मतलब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए आप? मुझे तो यही लग रहा है कि बिला मुकाबला ही मुंतखब होना पड़ेगा, और इसको आगे जाके डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा कि आपके मुकाबले में कोई नहीं है, इसमें हमारा कसूर इसमें। बिलावल को पता चल गया ना, अगले वज़ीर आज़म नहीं है, ऐसे इन्हें पता चले संदेला साहब जो हैं वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी भी नुमाइंदगी करते हैं, उस हवाले से भी जान लेते हैं कि आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें आप किस तरह से देख रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, उस पर बहुत ज्यादा तनकीद होती रही, उस पर काम भी उन्होंने कोशिश किया हो जाए लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सका। उस मामले को आप आगे किस तरह से लेकर चलेंगे? देखिए, वो जो वोटिंग वाला मामला था ना, अगर उस पर कोई संशय हो, वाकई कराना चाहे तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, इन 1 डे, इन 1 मंथ, इन 1 ईयर इज नॉट पॉसिबल। कोशिश तो की जानी चाहिए। जी बिल्कुल करी जानी चाहिए। वो 1-2 हलकों से स्टार्ट कर देना चाहिए, हर इलेक्शन में उसका दायरा क्या बढ़ाना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो और उससे बेटर रिजल्ट हो तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको इस्तेमाल किया वो तरीकाकार गलत था। इतनी मशीनें पूरे इलेक्शन के लिए बनाना, लोगों को लाखों की तादाद में लोगों को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये वंस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आपकी बात से हमारा मुल्क इंडिया एक दिन पुराना ही है हमसे आजादी में, ठीक है, वो कहां से कहां पहुंच गया। ये कह रहे हैं 1.25 अरब की आबादी, हम 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी नहीं मैनेज कर सकते, मतलब दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। 35 साल डायरेक्ट और 35 साल इनडायरेक्ट जिनकी हुकूमत थी ना, ये सवाल उनसे करना चाहिए। सर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान में हुआ है। आवाम अगर इस किस्म की बात करती है तो आप लोग कहते हैं कि सियासी शऊर दे दिया, फिर पकड़ के जेलें, पकड़ धकड़, ये वो सब कुछ शुरू हो जाता है, वहां पे भी मसले हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है ना, लेकिन सियासतदान क्या करते हैं कि 10, 12, 15 साल बाद जब बर्बाद कर तबाह कर 315 का डॉलर और उसके शत का बेड़ा गर्क करके फिर चाबियां पकड़ा जाती हैं, 4-5 साल में मोटरवे बनाकर चीजें करके फिर ठीक करके दी जाती हैं। लेकिन जैसे आपने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरफ से ओवरसीज बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं इस इलेक्शन में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कम 12 से 15 लोग अपने मुल्क को छोड़कर, अपना काम कारोबार छोड़कर, सरमाया लाकर इस मुल्क में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद असेंबलियों में जाएगी ओवरसीज पाकिस्तान। परवेज संदेला साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड टू पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर लेवन ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 रोजा मैच के दूसरे रोज खेल के अख्ताम तक 2 विकेटों के नुकसान पर अब 149 रन बना लिए हैं और पाकिस्तान को 242 रन की बरतरी अभी भी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो हारिस रऊफ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें खासा मेहरबान नजर आ रहा है। जब ये तमाम वाकया हुआ था उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि बहुत मुश्किल है कि कोई सख्त एक्शन हारिस के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोकाज नोटिस का
का जवाब मिलने के बाद अब फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई ना करने का फैसला किया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी उनकी तनज़्ज़ुली नहीं की जाएगी। अलबत्ता जो सिलेक्टर्स हैं और पीसीबी इंतजामिया हैं उन्होंने ये एटलीस्ट वाज़े जरूर कर दिया है कि मुस्तकबिल में उन्हें डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लाजमी शिरकत करना हो। बिल्कुल, और मुझे लगता है यही बेहतरीन फैसला है। किसी और किस्म की सजा दी जाती तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो भी अच्छा ना होता। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि पंजाब के मुशीर खेल और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा है कि फास्ट बॉलर नसीम शाह पीएसएल तक मुकम्मल फिट होंगे। और पीएसएल 9 की बात की जाए तो इसके 9वें एडिशन के ड्राफ्ट में गैर मुल्की खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, जो कि इंतहाई खुशाइंद बात है। पीसीबी ये बता रहा है कि पीएसएल 9 के लिए 22 ममालिक की 485 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, जबकि अनवार इसी उसमें हम ये देखें कि प्लैटिनम कैटेगरी में 40 हैं और डायमंड कैटेगरी में 76 गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी देखना यह है कि जो साबिक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर है, बल्कि भी एक अच्छी खबर है, शेन वॉटसन वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइज है कोयटा ग्लैडिएटर्स, उन्हें उसका हेड कोच भी मुकर्रर कर दिया गया है। खैर इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले अभी पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ उनका मैच है। शान मसूद ने बड़ा अच्छा वहां पर परफॉर्म किया, कप्तानी वाली इनिंग्स वहां पर उन्होंने खेली है। आपको लग रहा है जो रेगुलर टेस्ट मैचेस होंगे उनकी परफॉर्मेंस है इसी तरह से बरकरार रहेगी? एक्सपेक्ट तो हम यही कर रहे हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह खैर। और शान ने बसीर कप्तान आगाज किया है पाकिस्तान टीम के लिए, तो उनकी कारकर्दगी के रन उन्होंने किए हैं, हौसला अफजा है, खुश आइंद है। लेकिन पाकिस्तान का असल इम्तहान है जब पाकिस्तान ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलना है। पाकिस्तान के लिए कभी भी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना आसान नहीं रहा और पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना रहा है। और ये वाली टीम के लिए तो ज्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा कमजोर है, कोई भी तजर्बा आपको उसमें नजर नहीं आता है। और उसके साथ साथ बैटिंग में भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मजबूत बैटिंग लाइनअप मौजूद है, क्योंकि इमामुल हक काफी वक्त गुजरा है कि वो अच्छे रन नहीं कर पा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल नए हैं, उनका आप ये नहीं कह सकते पहली मरतबा वो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, टेस्ट मैचेस अच्छा खेलते हैं, वो एक अच्छी और बासलाहियत खिलाड़ी हैं, उनसे हम जरूर उम्मीद लगा सकते हैं। फिर अजहर अली नहीं है, उनकी जगह पर शान मसूद होंगे। बाबर आजम कप्तानी से हटे हैं और वो बैसियत बल्लेबाज उनका एक बड़ा इम्तहान होगा। तो पाकिस्तान के लिए ये सीरीज जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है कोई इतनी आसान नहीं होगी। हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें और तवक्कुआत तो वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि इंफरादी तौर पर कुछ खिलाड़ी जो बासलाहियत हैं। इमरान, मुझे ये भी बताइएगा, जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं उसमें कभी किसी प्लेयर का दिन बहुत अच्छा होता है तो कभी किसी का नहीं अच्छा होता। शान मसूद ने आके खुद को जस्टिफाई किया और हमने देखा कि उन्होंने 2 सेंचुरियां स्कोर की, जिसके बाद टीम को अभी भी 200 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। लेकिन ओवरऑल अगर हम अपने बॉलिंग ऑर्डर की तरफ देखें तो वहां पर हम लोग कोई भी विकेट नहीं ले पा रहे। क्या सिर्फ बैटिंग लाइन ही तो हमें अच्छी नहीं चाहिए, हमें विकेट भी लेनी है, हमें बॉलिंग अटैक अच्छा रखना है ताकि हम सामने वाली टीम पर प्रेशर डाल सकें? देखिए, इस वक्त 116 ओवर्स की बैटिंग कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम और 320 रन उन्होंने स्कोर कर लिए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। और पाकिस्तान ने जो रन ऑन बोर्ड किए हैं उसके जवाब में तो अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। 391 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए थे, तो उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी रन तो अच्छे ऑन बोर्ड किए हैं। पाकिस्तान के एक फर्क ये है कि जब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेलने के लिए आएगा तो आपको खिलाड़ियों की तब्दीली नजर आएगी खासी। पाकिस्तान के जो टीम है इसमें अगर आप देखते हैं तो लामहाला 1-2 खिलाड़ी आपको बदले हुए नजर आएंगे और पाकिस्तान की यही स्ट्रेंथ होगी। जिस तरह से पाकिस्तान यहाँ पर खेल रहा है, शाहीन आ जाते हैं या फिर हसन आ जाएंगे तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट जो 11 हैं वो पूरे हो जाएंगे टेस्ट मैच के लिए, या किसी और को हसन की जगह पर डाल लेते हैं। तो यही टीम पाकिस्तान की होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखते हैं तो उनके तीनों के तीनों जो फास्ट बॉलर्स हैं या जो उनके स्पिनर हैं बुनियादी तौर पर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करनी है, वो इस मैच में एक्शन में नहीं थे। तो पाकिस्तान के लिए जरा नहीं बड़ा लम्हा फिक्रिया जरूर होगा पाकिस्तानी टीम के लिए। ठीक है, अच्छा इमरान, हारिस रऊफ के इशू पर आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जब शोकाज नोटिस का जवाब उन्होंने लिखा है तो ऐसा क्या जवाब लिखा है जो कि फिर पीसीबी ने हारिस के खिलाफ कोई भी वो कार्रवाई नहीं की है? यही कहा जा रहा था कि कोई कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिस तरह से उन्होंने मना किया है। तो ये जो दरगुजर वाली पॉलिसी है इसमें सलमान बट क्यों नहीं एडअप हो पा रहे हैं? उनके साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? अब एक गलती हुई, क्या उसको पूरी जिंदगी वो लेकर साथ चलेंगे?
देखिए, दो पहलू हैं इसके। जैसे आपने हारिस का जिक्र किया, दरगुजर वाला मामला, और दूसरा आपने सलमान बट साहब का जिक्र किया है। सलमान बट पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं और जिस वाक़े की वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त अंदाज में उनके ऊपर बात की जाती है, अगर सिर्फ एक वजह से अगर आप करते हैं तो फिर पाकिस्तान की तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जो सामने आ गया है, जिसका लोगों को पता चल गया है, जिनका लोगों को पता चल गया है, क्योंकि उसमें 2010 में भी हुआ, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में भी हुआ, और उससे पहले 2000 की दहाई में भी हुआ, 90 की दहाई में भी हुआ। तो जिसके बारे में तो लोगों को पता चल गया है, उसके ऊपर तो सब जो है वो कहते हैं तलवारें लेके खड़े होते हैं, और जिनके बारे में पता नहीं चला है, लेकिन ये सब लोग जो बातें करते हैं ये जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर इनके ना तो उसूल खड़े होते हैं, ना मौकफ नजर आता है, ना अखलाकियात इनको साथ देती हैं। तो ये बड़े दोहरे मायार हैं हमारे लिए। मोहम्मद आसिफ जो है वो हीरो नहीं है, मोहम्मद आमिर हीरो है हमारे लिए, वसीम अकरम जो है वो हीरो है, लेकिन सलीम मलिक हीरो नहीं है, हालांकि सारे इकट्ठे खेले हैं। तो ये जो सबसे पहला काम तो बुनियादी तौर पर ये उन क्रिकेटर्स की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे वाकयात में लोगों को आए और अपने ख्यालात का इजहार करें, और जो हकीकत है, जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए वो बात करें, लेकिन बदकिस्मती से करते नहीं है। इमरान, यही तो सबसे बड़ा मसला है। अगर वो आकर सामने बात नहीं करते तो हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अवाम जो है वो इन चीजों पे निगाह नहीं रखे हुए है। हमने बीसीसीआई की तो हम लोग बात करते हैं कि वहां पर खासा इन्फ्लुएंस नजर आता है जब हम लोग आईसीसी के हवाले से बात करते हैं उनका, लेकिन हम यहाँ पर हमारे ले देखिए कि तो लीग है जो बड़ी बेहतर चल रही है, PSL, वहां पर भी बहुत सी ऐसी कहते हैं फ्रेंचाइजीज है जिनका खासा इन्फ्लुएंस PCB पर है, और उसी के अंदर एक खेल रहे हैं हारिस रऊफ, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो शाहीन के बड़े अच्छे दोस्त है। फिर शाहीन के कलाबे कहां से मिलते हैं, उनकी कड़ियां कहां से मिलती, वो भी आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो अगर यही इन्फ्लुएंस चलता रहा, बाबर आजम को तो आपने क्रिटिसाइज कर लिया अपने मनपसंद खिलाड़ी दे के वो वर्ल्ड कप में चले गए, तो अगर यहां पर हारिस रऊफ के हवाले से भी ये सब कुछ होगा तो फिर भुगते हैं जो हम भुगतते आए हैं। देखिए, हारिस रऊफ टेस्ट मैच के बॉलर नहीं है, वहाब रियाज को ये समझना चाहिए। उनको कौन समझाएगा, सारी जिंदगी उनकी क्रिकेट में गुजर गई है। जब वो ये बात करते हैं कि इनको टेस्ट मैच खेलना, उनसे पूछें कि इन्होंने अपने पूरे जो टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट है उन्होंने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं, उनके कितने फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। आप कैसे उठा के लोगों को जो है ना वो कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनसे पूछें कि इन्होंने ये 4 साल में 5 साल में जो लोग डेवलपमेंट का काम करने के लिए वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने कितने फास्ट बॉलर्स तैयार किए हैं। एक नसीम शाह आपके अनफिट हो गए, आपको दूसरा फास्ट बॉलर नहीं मिल रहा जो नया गेंद करेगा शाहीन के साथ। चले वहां के इस उस पे तो आपने अपना एनालिसिस आप दे रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऐड कर लीजिए इसी मेरे सवाल को लेकर। तो फिर मुझे लगता है कि वहां से बेहतरीन फैसला है। आपको लगता है कि हारिस जो है वो चलकर आगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, वहां पर भी तो उनकी लाजमी शिरकत है। मैं तो खुद ये कह रही थी कि सजा देने से बहुत बेहतर है कि उनको फर्स्ट क्लास खिलाएं, उनको दूसरे डोमेस्टिक खिलाएं, वहां पे एक प्लेयर की ईगो हर्ट नहीं होगी, आपको नहीं लगता? देखिए, बात यह है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप खिलाना चाहते हैं, जरूर खेलनी चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट हर खिलाड़ी को खेलनी चाहिए, लेकिन आप अपने इंटरनेशनल कैलेंडर में देखते हैं कि अगर आप उन दिनों में काउंटी खेलने के लिए चले जाते हैं, आप लीग क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते हैं, अगर वो T20 का स्पेशलिस्ट है, अगर वो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट है और उसको दुनिया भर की लीग्स अगर मिल रही हैं किसी भी खिलाड़ी को, तो वो वहां पर जाएगा, या आप उसको जबरदस्ती फर्स्ट क्लास खिलाना चाहते हैं? आपने आइडेंटिफाई करनी। हाँ, इमरान साहब, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करनी, बल्कि दौरे करते रहने, विजिट करते रहने, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो वो भी लीग क्रिकेट खेलेंगे ना मैडम। लीग क्रिकेट क्या वो उन्होंने टेप बॉल से खेलनी है? लेकिन इमरान इशू सिर्फ ये आया, हमने जो देखा कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनका जो फोकस रहा फिर वो लीग्स पर फोकस रहा। जब हमने देखा कि नेशनल ड्यूटी की बारी आई, बिल्कुल प्लेयर देखिए, इमरान प्लेयर का भी राइट है कि उन्होंने भी पैसे कमाने। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस तरह से प्लेयर्स को भी पैसा नहीं दे सकता जो कि लीग्स देती है, उनका राइट जरूर है। लेकिन हमने बहुत से ऐसे ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स देखे हैं जिन्होंने IPL को मिस किया। पैट कमिंस ने IPL को मिस किया कि मुझे वर्ल्ड कप के लिए जाना है। हम एक कमिटमेंट की यहां पर बात कर रहे हैं कि नेशनल ड्यूटी के लिए अगर इन लीग्स को छोड़ा जाए, कमिटमेंट आपके जब आप फॉर्मेट के लिहाज से होते हैं ना, पैट कमिंस का नाम तो लोग लेते हैं, लेकिन पैट कमिंस के फर्स्ट क्लास और टेस्ट मैच भी तो देखें ना। आप खिलाड़ियों को 4 साल के बाद जब उसकी 4-5 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट हो जाती है, आप उसको यकदम अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे मोड़ सकते हैं? वो तो जब आप पैट कमिंस की बात करते हैं तो फिर जैसन रॉय की भी बात कर लें, फिर जो है एलेक्स हेल्स की भी बात कर लें, ठीक है? ये जो 2 मुख्तलिफ नाम है, पैट कमिंस जो हैं वो उनके रेड बॉल के बड़े बेहतरीन बॉलर हैं, उनके फर्स्ट क्लास के वो आज थोड़ा उन्होंने शुरू कर दिया है। ये एक प्रोसेस का नाम है।
ये एक प्रोसेस का नाम है। आपने लोगों को प्रोसेस में डालना है। आपने आके लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं है दाएं बाएं करना है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की आप बात करते हैं, जो फर्स्ट क्लास के परफॉर्मेंस लेके गए हैं, अब आप उनकी कारकर्दगी देख लीजिएगा वहां पर जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। तो मतलब फिर हम लोग ये तय कर लें कि हमें भी जस्टिफाई करना होगा कि हमारे कितने प्लेयर्स हैं वो 50 ओवर्स खेल सकते हैं, कितने सिर्फ 20 ओवर्स खेल सकते हैं। मेरी बात सुनिए, देखें आपने फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं ना, अभी पाकिस्तान की टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है। 22 ओवर्स किए हैं मीर हमजा ने और 52 रन दिए, विकेट कोई नहीं मिला। ठीक है, खुरम शहजाद ने 20 ओवर्स किए, 41 रन दिए, 1 विकेट मिला है। इसके बाद फहीम अशरफ ने 19 ओवर में 50 रन दिए, 1 विकेट मिला है। आमिर जमाल यहां से खेल के गए 17 ओवर में 60 रन अब तक दे चुके हैं और विकेट कोई नहीं मिली है। ये बातें करने की आसान है। आपने प्लेयर्स आपके जो है ना, आपने उनके फॉर्मेट के हिसाब से आपने उनको तैयार करना है और उनको आगे लेकर जाना है। बुनियादी तौर पर नुकता यह है कि इमरान खान साहब ने जो 5 साल में तबाही की है ना इस मुल्क की क्रिकेट की, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर लोगों को क्रिकेट लोगों ने छोड़ दी और जाके कोई वहां पर सब्जियां बेचने लग गया। बहुत अहम पॉइंट है आपका और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हम भी आए रोज अपने शो में यही बात करते हैं कि फॉर्मेट के हिसाब से आप अपने जो प्लेयर्स हैं उनको तैयार किया जाए। बड़ा ही ये वैलिड पॉइंट है और बिल्कुल इस पर काम होना चाहिए, जबरदस्ती किसी पर नहीं थोपनी चाहिए। मेरा ख्याल है जो उनकी स्पेशलिटी है उसको देखकर ही उस पर चलना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, पीएसएल की कुछ बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कराई है, लेकिन अभी तक जो इतलात मौसूल हुई हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ बड़े नाम इस बार पीएसएल में नहीं है इंटरनेशनली, ये खबर ठीक है? देखिए बात यह है कि लोग तवक्को ये करते हैं कि जो टॉप क्रिकेटर्स हैं दुनिया के वो आए और आपकी लीग को 4 चांद लगाएं। बदकिस्मती से इस मरतबा उसमें कमी नजर आती है। अब इसका जवाब कौन देगा? ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया, ये उनका जो खिलाड़ी पहले से पीएसएल खेल रहे थे, अगर वही आते जाएंगे और आप उसमें कुछ नए और उभरते हुए या फिर जो माने हुए खिलाड़ी है उनको कायल करने में नाकाम रहेंगे, तो इससे यकीनी तौर पर न सिर्फ लोगों की दिलचस्पी कम होने का आपको खतरा रहता है, बल्कि उसके साथ साथ आपकी जो ब्रांड वैल्यू है उसको भी कम, उसमें आपको लगता है कि आपको कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो पीएसएल के लिए जो ये बड़ी खबर तो जारी कर दी जाती है कि इतने ममालिक के इतने 100 लोगों ने नाम जमा करा लिए, उसमें आप बताएं कि काम के कितने हैं? आप सारी दुनिया के खिलाड़ियों के नाम लिख लें जी, 125 ममालिक से 25,000 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, फायदा कितने को होना है? ठीक है, तो ये बुनियादी एक शॉर्ट कमेंट, लास्ट कमेंट, क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा। सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से शुरू होने से पहले ये मामला क्यों खटाई में पड़ गया? एनओसी क्यों नहीं दिया जा रहा पीसीबी की जानिब से? दिया ही नहीं जाना चाहिए। इस किस्म की कोई लीग होनी नहीं चाहिए। जब आपकी पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, किसी और लीग की जरूरत ही क्या है? एक लीग है, आप उसके मुतबादल के तो उसके साथ साथ और लीग्स खड़ी करके आप अपनी लीग को की उसकी अहमियत को खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा पाकिस्तान में किसी दूसरी T20 लीग की कोई गुंजाइश नहीं है, ना वेटरन्स की किसी लीग को होना चाहिए और ना ही इस किस्म की किसी भी दूसरी T20 लीग को होना चाहिए। लेकिन जिन रीजन्स की टीमों के हमने नाम सुने हैं, कल हम इस हवाले से बात भी कर रहे थे, आप नहीं समझते हैं कि वहां पर भी बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है, प्लेयर्स मौजूद हैं? अगर एक प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जा रहा है, इसमें आखिर बुराई क्या है? या आपको सिर्फ ये भी इशू है कि जो टाइमिंग है वो दुरुस्त नहीं है? तो फिर हारिस रऊफ को क्यों लीग खेलने से रोक रहे हैं जी? अगर आपने सिंध प्रीमियर लीग करवानी है, अगर आपने सिंध प्रीमियर लीग करवानी है तो फिर हारिस रऊफ को जाने देना खेलने के लिए, उसको क्यों रोक रहे हैं? ठीक है, जब आपकी एक T20 लीग होती है, आप उसकी अहमियत में इजाफा करें, आप उसकी ताकत और कुव्वत में इजाफा करें, आप उसकी जो वैल्यू है उसमें इजाफे। इमरान, हमने सिर्फ एक ही प्लेयर तो नहीं ना, एक ही प्लेयर तो पॉलिश नहीं करना ना, हमें यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स चाहिए बहुत सारे फॉर्मेट के लिए। हमारे पास T20 है, हमारे पास टेस्ट सीरीज है, हमने वर्ल्ड कप खिलाने हैं, हमारे पास बेंच पे लड़के नहीं बैठे होते, तो उसका इंतजाम भी मिलजुल कर ही करना पड़ेगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मतलब इमरान से इस हवाले से मजीद भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान, आपका ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे न्यू पाकिस्तान और आज प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं और अनवार बात कर रहे थे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के हवाले से। तो मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानियों को तो वीकेंड अभी स्टार्ट होगा, लेकिन जिनका हो गया है उन्होंने एंजॉयमेंट शुरू कर दी है। हम बात करें अमेरिका की और वहां पर शिकागो, जहां पर एक गजल नाइट जो है उसे ऑर्गेनाइज किया गया। और चूंकि पाकिस्तानी मारूफ गुलकार वहादत रमीज साहब इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है, तो जनाब उन्होंने उस ना सिर्फ गजल नाइट को अटेंड किया बल्कि अपनी बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने वहां पर समा बांधा, जिसे ना सिर्फ लोगों ने बेहद पसंद किया बल्कि जो ऑर्गेनाइजर थे उनकी भी चांदी होगी एक तरीके से कहा जाए। बिल्कुल ऐसी, और ये मनासिर भी हम अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। बड़ी जबरदस्त महफिल का वहां पर इनेकाद किया गया है और खूब दाद समेटते हमें वहादत रमीज नजर आ रहे हैं। बहुत फेवरेट हैं लोगों के इन पाकिस्तान भी, और जब बाहर भी जाकर इस तरह की परफॉर्मेंसेज वो पेश करते हैं तो उन्हें बड़ा सराहा जाता है। तो ये शिकागो में गजल नाइट का एहतमाम किया गया। कुछ जो लम्हात हैं आपके साथ भी शेयर करते हैं, आपको भी सुनवाते हैं। हम इस तरह से हुआ। बहरहाल हमारा वीकेंड अभी स्टार्ट होना है, हम लोग जरा आ जाते हैं क्योंकि आज भी कुछ लोगों के जिम से छुट्टी नहीं होगी, वो आज भी जिम जरूर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, और ये आप मेरी तरफ इशारा करती दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छा चलो, इसी हवाले से हमारे पास एक सेगमेंट है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, जो कि आजकल तमाम ही नौजवानों का एक मकबूल खेल बन चुका है। सिर्फ लड़कों का नहीं, लड़कियां भी हम देख रहे हैं कि आजकल वो हमें जिमिंग करती दिखाई देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक दौर था जब इस खेल में स्पेसिफिकली, क्योंकि फॉलो तो हम हमेशा से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको ही करते आए हैं, जो मगरबी ममालिक हैं उनकी ही उजारादारी थी। लेकिन गुज़श्ता 2 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इस पर बहुत काम हुआ। बॉडी बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी प्रमोट की जा रही है। पाकिस्तान के जो बॉडी बिल्डर हैं वो इंटरनेशनल लेवल्स पर जा रहे हैं, अपना नाम वहाँ पर पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक नामवर बॉडी बिल्डर हैं शेख सादिक, जिन्होंने दुबई में, स्पेन में, मलेशिया में, बहुत से ममालिक में कामयाबी समेटी है। और भी बहुत सारे ऐसे मुकाबले हैं जहां पर वो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ भी हासिल कर चुके हैं। शेख सदीक ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। सदीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पर आप विजिट कर चुके हैं और पाकिस्तान को वहां पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कौन कौन से इनामात अभी तक जीत चुके हैं? जी, थैंक यू न्यू पाकिस्तान, क्योंकि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले न्यू पाकिस्तान का कि उन्होंने मुझे क्या कहते हैं कि बोलने का मौका एक क्या कहते हैं कि अपने चैनल पे दिया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम शेख सदीक है और मैं पाकिस्तान का प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। देखिए कि मैंने बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ रावलपिंडी से। मेरे पास तकरीबन कुछ 10 टाइटल हैं, ठीक है, जिसमें आप नेशनल और इंटरनेशनल, जैसा कि मैं 3 टाइम मिस्टर इस्लामाबाद, कैपिटल जोन और नेशनल चैंपियन, फिर इंटरनेशनल जो मेरी चैंपियनशिप है जिसे मैंने इंडिया के हरीफ को हराकर 2016 में मैंने गोल्ड मेडल जीता था। जी, और उसके बाद ये कि फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो क्या कहते हैं कि दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, स्पेन यहाँ पे कर चुका हूँ और वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 6 में रह चुका हूँ मैं। तो अच्छा, ये भी बताइएगा सिद्दीक, हमने ये भी देखा है कि डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आप नॉमिनेट होते हैं। जैसे आपने कहा ना तकरीबन 10 ममालिक ऐसे हैं जहां पर आपने अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, तो कितना मुश्किल होता है उस वेट को मेंटेन करना, क्योंकि हर कैटेगरी के हवाले से कभी आपको वेट पुट ऑन करना है, कभी आपको श्रेड करना है, तो कितनी वर्किंग इसके लिए चाहिए होती है। इतना ईजी काम नहीं। हम तो कुछ कैलोरीज हमने गिरानी हो तो हम लोगों को लग पता जाता है कि कैसे मैनेज करना। हाय हम ये नहीं खा सकते, हाय हम वो नहीं कर सकते। देखिए कि बॉडी बिल्डिंग जो है ये तो टू मच एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, ठीक है। तो इसको पहली बात है कि मैनेज करना। देखें कि पाकिस्तान में लाखों करोड़ों जो हैं लोग हैं, उनमें से चंद लड़के आपको प्रोफेशनलिज्म में बॉडी बिल्डिंग में नजर आएंगे, ठीक है। तो ये तो काफी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। और मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि कुछ जो अभी रिसेंटली अभी पाकिस्तान की नुमाइंदगी हम करके आए हैं, सिर्फ 2 लड़के पाकिस्तान से, और 30 ममालिक वहां पे जो है उन्होंने शिरकत की थी। और क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में वहां पे 4th प्लेस सिक्योर की है, जिसमें मेरे साथ थे अदील शहजाद, जिन्होंने उधर पार्टिसिपेट किया और 4th प्लेस हमने वहां पे ठीक है। लेकिन सिद्दीक, हम तो यही देखते आए हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग है, जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं, बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, मुझे बड़े अच्छे से आइडिया है कि पाकिस्तान में तो इसकी सरपरस्ती उस तरह से नहीं की जाती जिस तरह हम बाहर के ममालिक में देखते हैं। अगर हम क्रॉस द बॉर्डर भी बात करें इंडिया के, वहां पर बड़े जबरदस्त कंपटीशन होते हैं। वहां पर जो यूरोपियन बॉडी बिल्डर्स हैं वो बड़े हम देखते हैं कि आते जाते रहते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा इस खेल की सरपरस्ती
सरपरस्ती की जाती है। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। आप जिन तमाम ममालिक में गए, आपने जितनी अचीवमेंट है वो आपको फिर अपने ओन पर करनी पड़ी है या कोई स्पॉन्सर करता रहा आपको? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। लास्ट टाइम देखिए, अभी कुछ टाइम पहले इंडिया जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो देखें कि उन्होंने वो 104 एथलीट वो साथ लेके गए हैं अपनी टीम के। और पाकिस्तान के जो लड़के हैं वो अपनी मदद आपके तहत जाते हैं, ठीक है, 1 से 2 लड़के जाते हैं बहुत मुश्किल से, और उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी की जाती है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद में गन एंड कंट्री क्लब का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है जी, और 12 साल से वहां पे मैं एम्प्लॉय हूँ। तो वहां पे जो अगस्त 2023 से पहले की मैनेजमेंट थी वो प्रॉपर तौर पे मुझे स्पॉन्सर, सपोर्ट, यानी कि जो वीजा, टिकट, रजिस्ट्रेशन फीस, सब कुछ वो मुझे मुहैया करते थे। जैसे अगस्त 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने हमें ज्वाइन किया ना, हमें टेक ओवर किया, तो उन्होंने आते सारी जो हमें मुश्किलात हमें देखनी पड़ी, यकीन करें कि कहने को तो वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी, ठीक है, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आते सारी कुछ बस वो अनप्रोफेशनल बंदे, आप समझ लें, हमारे इदारे में एक अनप्रोफेशनल बंदा लगा दिया जो सबका पुलिस से, मोटर पुलिस से आया हुआ बंदा था, उसको सेक्रेटरी अपॉइंट किया, ठीक है। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है जो मौजूदा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है अरशाद नदीम कियानी साहब से, कि वो जो हमारे गन कंट्री क्लब के सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ उनको फौरन हटाया इसलिए जाए कि देखें कि उन्होंने मेरे पे, अब हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए बाहर के मुल्क जा रहे हैं, और उन्होंने मुझे इदारे की निस्बत से एक एफआईआर मेरे पे कटवा दी 24 नवंबर को। 22 नवंबर को हम यहाँ से पाकिस्तान से जा चुके थे और 24 नवंबर को उन्होंने मेरे पे एफआईआर कटवा दी हिरासमेंट की। अब आप ये देखें कि ऐसे बंदे जब होंगे। अच्छा, ये सिद्दीक, हम देखते हैं कि बहुत से बॉडी बिल्डर्स के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं पाकिस्तान में रहकर। ऑब्वियसली सप्लीमेंटेशन आपको करनी है। जब भी किसी कंपटीशन के लिए आप जाते हैं वहां पर फिर उससे पहले जाने के लिए जो तैयारी का एक प्रोसेस है, तमाम एक मरला है, उसको किस तरह से मुकम्मल करते हैं? क्या डाइट प्लान होता है? पर डे क्या एक्सपेंसेस होते हैं? देखिए जी, पर डे हमारे जो एक्सपेंस हैं वो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपए हैं आजकल, यानी कि आप देखें, क्योंकि उसमें हमारे एग वाइट्स हैं तकरीबन 50-60 जो वो होते हैं एग वाइट्स हैं, चिकन कम से कम महीने का 2 लाख, ठीक है, एक्सपेंस है। नहीं, लेकिन देखिए सिद्दीक, इतने पैसे अब आप लोग इन्वेस्ट करते हैं विद इन पाकिस्तान, फिर क्या प्राइस आपको मिलता है? इंटरनेशनली आपको क्या प्राइसेस मिलते हैं? क्या बेनिफिट इससे होता है? ये भी तो हमने लोगों को कन्वे करना है। देखिए जी कि बेसिकली यहाँ पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग को तो एक स्पोर्ट समझा ही नहीं जाता, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम तो सिर्फ पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराने के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जाते हैं वहां पे, ठीक है। फर्स्ट जितने भी मेरे इनामात थे मैंने सारे पाकिस्तान के नाम किए हैं, और कुछ हमारी मुश्किलात ऐसे थी कि वो आप थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि जो हमारे स्पॉन्सर थे वो क्लोज कर दिए गए, और जो हमारे क्लब सेक्रेटरी हैं जो बेसिकली है तो वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, लेकिन उनका ताल्लुक बैकअप जो है वो एक मोटर पुलिस से है। वो मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, जो हमारे साथ की गई है अभी मौजूदा रिसेंटली कोई लास्ट वीक में, कि उन्होंने हमें टॉर्चर किया, हरास किया ताकि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहां पे ना कर सके, ठीक है। तो मैं ये उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जॉब से जो है वो जबरन टर्मिनेट कर दिया। अब मैंने फिर पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में, तो काफी मुश्किलात उन्होंने हमारे लिए खड़ी की है। तो मैं मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो आए हैं अरशाद नदीम कियानी साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे सेक्रेटरी है इनको फौरन हटाया जाए और इनके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी की जाए। देखें कि यहाँ पे तो हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के बजाय हम तो उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए कि ये जो भी हमें मुश्किलात आई, और क्या कहते हैं कि हम जो बेसिकली हम फर्स्ट सेकंड डे में हम 3rd प्लेस पे थे। चलिए, आपका मैसेज जो है ना सिर्फ आपने कन्वे बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए भी उन तक ये कन्वे हो चुका हो। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक शेख, आपने वक्त दिया। मजीद मुकाबलों के लिए, मजीद कॉम्पिटिशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक, और हमें भी बेस्ट विशेस दीजिए, क्योंकि एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आना है। स्टे ट्यून न्यू पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आगाज में हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी जहां पर एक वेट्रेस को दिखाया जा रहा था कि वो जहां पर क्लाइंट्स आ रहे हैं रेस्टोरेंट में उनको थप्पड़ मारने का सिलसिला है। हम देखते हैं जब भी सर्दियों का आगाज होता है तो अपने साथ साथ नज़ला जुकाम जैसी बीमारियां आती हैं और इस बार तो स्मोक के साथ, इस बार क्या पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं स्मोक के साथ नई नई बीमारियां भी आ रही हैं जिससे हम सबको बचना है। तो आप लोग एक्सपीरियंस करें क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद में थी, लेकिन जब मैं अभी आ गई हूँ ना तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस कर लिया। ठीक है, अच्छा तो सर्दियों में हम देख रहे हैं कि जो ड्राइनेस का इशू है, डैंड्रफ का इशू है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सर के बालों के गिरने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जिसकी वजह से मर्द और खवातीन दोनों ही हमें बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, परेशानी का शिकार है। चले इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करिए माहिर ग़ज़ाली डॉक्टर मरियम साहिबा ने, वेलकम करते हैं। हमारी नोकझोंक तो आपने देख ली, ठीक है ना, लेकिन अब आप बताएं ये जो ड्राइनेस की नोकझोंक बालों के साथ हो रही है, क्योंकि स्किन ट्रीटमेंट्स को तो हम लोग अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं लेकिन बाल भी एक बहुत बड़ा मसला है। आप में गंजापन हो जाए, आपकी खूबसूरती पे एक सवाल के निशान लग जाता है। तो ड्राइनेस आपकी हेयर को किस हद तक मुतासिर करती है और इसकी काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है सर्दियों के मौसम में खुराक का इस्तेमाल अगर उस अंदाज में कर लिया जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जैसे ही विंटर्स आते हैं तो हमारी, आपने देखा होगा, थर्स्ट कम हो जाती है। हम उतना वाटर इनटेक कर नहीं रहे होते हैं जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है। हमारी थर्स्ट कम होती है, ऑटोमेटिकली जो है हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ चली जाती है। जब डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है तो जो हमारा एक सीबम है हेयर स्कैल्प में, सीबम एक नेचुरल ऑयल है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला हुआ है, वो प्रोड्यूस होता है। उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब उसकी प्रोडक्शन कम होती है स्कैल्प ड्राई होना शुरू हो जाता है। जब स्कैल्प ड्राई होता है तो उसकी वजह से जो है फिर हमें जैसे खुश्की है, इस तरह की इचिंग है, हेयर फॉल है, ब्रेकआउट्स इस तरह से होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम आपका हाइड्रेशन स्टेटस जो है मेंटेन रखने के लिए कहते हैं पेशेंट्स को। और जो वाटर इनटेक है वो फिर कम नहीं होना चाहिए, जो कि सर्दियों में हम आमतौर पर देखते हैं कि हो जाता है। लेकिन जब एक बार मरीम ये अमल स्टार्ट हो जाता है बाल गिरने का, फिर उसको कंट्रोल कैसे करें? फिर उसको देखें, पहले ये कि हम लोग मेडिसिन की तरफ जाएं या इस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, उससे पहले ही बेहतर है कि आप अपनी न्यूट्रिशनल इनटेक अच्छी कर लें। बिकॉज अल्लाह ताला ने हर ग़िज़ा में जो इलाज तो रखा है हर चीज़ का। तो अब विटामिन ए बहुत ज़रूरी है हमारे हेयर स्कैल्प्स के लिए। कंजप्शन किस फूड से आई? जैसे कि आप सीड्स ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, आप जो है प्रोटीन इनटेक अच्छी कर सकते हैं अपनी। और हर किस्म का विटामिन जो है हमारे पास नट्स में पाया जाता है, विटामिन ए, डी, ई, के, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस डाइट एक बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं ऑब्वियसली, अच्छा लोगों का फोकस सिर्फ ये रहता है कि अगर हमें डैंड्रफ हो गई है या अगर उसकी वजह से बाल गिर रहे हैं, सिर्फ हम ऑयल्स लगा लें सर पे, तो मेरा ख्याल है उससे भी काम नहीं बनेगा। आप वाली बात ये है कि साथ साथ डाइट को भी मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखें ना, अगर आप सिर्फ ऑयलिंग करते रहेंगे और इनटेक आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कि ये सीबम तो आपके अंदर से प्रोड्यूस होना ना, अगर आप न्यूट्रिशन इनटेक आपकी कुछ भी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं ऑयलिंग करते, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हमने एक एक्सपीरियंस देखा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ, क्योंकि अमूमन सर्दियों में हम लोग बाल भी जो है ना वो गर्म पानी से ही धो रहे होते हैं, जिसके बाद अगले दिन ही हमारे जो सर है, हमारे स्कल्प जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, मेरे बालों में तो दूसरे दिन ही ऑयल आ जाता है। अब ये नेमत समझा जाए या खुद पैदा की गई जहमत समझा जाए? आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? खुद पैदा की जहमत है। हम कभी भी जो है ना हॉट वाटर या हॉट शावर रिकमेंड करते ही नहीं है। आप जितना हॉट शावर लेते हैं, आपने देखा होगा आपकी स्किन भी ड्राई हो जाती है, नॉट इवन स्कैल्प, आपकी स्किन ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। तो सिर्फ वार्म वाटर यूज करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि लेकिन सर्दियों में तो फिर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं अगर आप वार्म वाटर नहीं यूज कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि हॉट नहीं, वार्म। लोग बहुत ज्यादा गर्म पानी से शावर लेते हैं, मामला ही है ना, फिर वो मुश्किल हो जाता है सर्दियों में। तो फिर वो हो जाता है, लेकिन कुछ लोग तो बहुत ही गर्म पानी से नहाते हैं। मतलब आपने देखना है कि इतना ज्यादा गर्म ना हो, जिसकी हल्की सी तासीर हो और आपको ठंड ना लगे। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। शावर लेने लोग जाते हैं और वो उसको सोना में तब्दील कर देते हैं फिर वो सारे एटमॉस्फेयर को। ठीक है, तो कौन सी ऐसी फिर खुराक है जिसको नहीं लेना चाहिए जो कि फिर ड्राइनेस में ज्यादा इजाफा कर देती है? ऐसे जैसे आपको जंक फूड्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। आपको इस तरह सब कुछ बंद कराएंगी। ठीक है, आपको जो है केमिकल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने चाहिए। तो बाल किससे धोएं थे? आप जो है सल्फेट फ्री शैम्पू से यूज करें। अब पैंटीन है या हेड एंड शोल्डर, ये सब सल्फेट वाले शैम्पूज हैं, ये तो जो है आपके बाल डैमेज करते ही हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो सल्फेट फ्री शैम्पूज होते हैं ना, वो अच्छा झाग फॉर्मिंग नहीं करते हैं। और हमारी तसल्ली नहीं होती। तसल्ली नहीं होती। मैं तो चली गई थी एक स्टोर पर और उनको मैंने जाके, आपने मुझे नकली शैम्पू दे दी, मिस ही हमारा सबसे ज्यादा सेल होने वाला शैम्पू है। मैंने कहा नहीं, तुमने मेरे से 2500 रुपए ले ली, झाग वाला शैम्पू दें।
ठीक है। तो अच्छा, तो स्पेसिफिकली फिर आप ये कह रही हैं कि जंक फूड भी नहीं हमें खाना है, जंक फूड और जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स लोग पी रहे हैं या जो आर्टिफिशियल फ्लेवर जो जूसेस हैं, ये सारे फिर बंद करने पड़ेंगे। शुगरी ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, और इस तरह की थोड़ी देर बाद ना लोगों ने कहना मैडम आप ही सेगमेंट बंद कर दें, आप हमारा सब कुछ खाना पीना खत्म करवा रही हैं। कुछ ऐसी भी चीज बताएं जो लोगों को अट्रैक्ट करे कि हाँ आप ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं। लेकिन फिर आप हर चीज खा सकते हैं लिमिट में रह के। अच्छा, जैसे हम लोग अब डाइट प्लान्स देते हैं तो अब संडे आपका फ्री होता है, आप सब कुछ खाएं। संडे का इंतजार नहीं करते। एक कोई की एलिमेंट जो कि लाइफ में ऐड कर लें, कोई ऐसी चीज जिससे बाल अच्छे हो जाएं, जिससे स्किन अच्छी हो जाए, जिससे बाल अच्छे हो जाए। आप विटामिन सी ऐड कर सकते हैं। ओके। जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, बहुत अच्छा सीजन है, आप डेली बेसिस पे खाएं। किन्नू खाएं, फिश खाएं, इससे बाल अच्छे हो जाएंगे। सी से तो भरे में फ्रूट सारे। बिल्कुल, सिट्रस फ्रूट खाएं, फिश खाएं। आप फिश में ओमेगा 3 होता है जो हमारे हेयर्स के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इससे बजाय कि वो जो आप फिश ऑयल वाले कैप्सूल्स होते हैं वो यूज करें, बेहतर है कि आप फिश खाना शुरू कर दें ग्रिल फॉर्म में, बेसन लगा के। तो जिस तरीके से भी आपका दिल करता है ना वैसे उसको खाएं। ठीक है। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह नाज़रीन अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जुम्मा मुबारक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।